नमस्ते दोस्तों, मैं पिंकी आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल स्टोरी हब पर। आज हम सुनेंगे यूपी के माफिया डॉन बाहुबली अतीक अहमद की पूरी कहानी। नए लड़कों की फौज बनाकर उधम मचा रही थी और उनका कप्तान लगातार इलाके में पकड़ बना रहा था। जिन पुलिस वालों के कांधे पर चढ़कर गुंडई का एवरेस्ट छूने की कोशिश वो 24 बरस का लड़का कर रहा था। अब उसी लड़के को खाकी की फौज ढूंढ रही थी। वो लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है। पुलिस उसकी खातिरदारी का इंतजाम कर ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजती है और फिर उस लड़के को छोड़ दिया जाता है। वो फोन दिल्ली से आया था। छाप पार्टी के सांसद की मेहरबानी हो गई थी और जिस पर मेहरबानी हुई थी उसी लड़के ने जरायम की दुनिया से लेकर राजनीति के गलियारे में जमकर कांड किए और एक कांड से तो योगी सरकार तक हिल गई। 70 का दशक था। संगम नगरी तब प्रयागराज नहीं इलाहाबाद हुआ करती थी। ओला उबर का जमाना नहीं था। तांगे चलते थे। इनमें से एक तांगे वाला था फिरोज, जिसका लड़का अतीक रातों रात अमीर बनने, रुतबे और रुबाब का ख्वाब देखता था। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था तो हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो गया, लेकिन रुतबे रुबाब का ड्रीम नहीं टूटा। 17 बरस की उम्र में तांगे वाले के लड़के अतीक ने कांड कर दिया। इलाके में हल्ला हो गया कि 17 साल के नए लड़के ने काम लगा दिया। हत्या की वारदात से हड़कंप मच चुका था। इस कांड में नाम आया अतीक का और इसके बाद अतीक जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। धमकी, मारपीट, दबंगई और रंगदारी का धंधा शुरू हो गया। दरअसल ये वो दौर था जब पुराने इलाहाबाद इलाके में चांद बाबा नाम के गुंडे की तूती बोलती थी। पुलिस की हवा भी चांद बाबा के नाम से टाइट रहती थी। वो विज्ञापन देखा है कि एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। हाँ, बदल गई दुनिया अतीक अहमद की भी और पुलिस वालों की भी। ये नहीं पता कि लाख टके का आइडिया किसने पुलिस के कान में फूंक दिया, लेकिन चांद बाबा को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस अतीक को आगे बढ़ा रही थी और नेता भी अतीक को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन वही अतीक अहमद आगे चलकर पुलिस का सिरदर्द बन गया। जल्द ही पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पुलिस अतीक अहमद को सॉरी बाबू बोलने के लिए ढूंढ रही थी। अतीक समझ गया था ज्यादा दिन आजाद पंछी नहीं बना जा सकता। चुपके से कोर्ट में सरेंडर कर दिया। छोटी उम्र में ही अतीक पर एनएसए लग गया। बाहर आया तो नेतागिरी का चस्का चढ़ा। पंजा छाप पार्टी के इलाहाबादी सांसद का साथ था, वही वाले जिन्होंने एक बार दिल्ली से फोन करके अतीक को छुड़वाया था। उन्हीं के मार्फत 1989 में विधायकी लड़ ली। वो भी निर्दलीय जीत गया। वही लगातार चांद बाबा और अतीक गैंग में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। तभी किसी ने चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। धीरे धीरे चांद बाबा गैंग भी निपट गई। अब बचा तो बस अतीक अहमद। वक्त ने पलटी मार दी। काले कारनामे करने वाला अब सफेद कुर्ता धारी हो गया था। पहली दफा अतीक अहमद निर्दलीय चुना गया। इलाहाबाद पश्चिमी से विधायकी लड़ी जीत गया। 1991 और 1993 में भी जीत का झंडा गाड़ दिया। अतीक के लिए राजनीति न हो, ओलंपिक हो। मतलब कभी सपा, फिर अपना दल, फिर सपा, मतलब कतई कूदमा का मचा दी। कानून को कुचलने वाला अपने कुर्ते की जेब में कानून को रखने लगा। फिर एक और शौक चढ़ गया, महंगी गाड़ी और हथियारों का। कई सालों तक इलाहाबाद से लेकर फूलपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट तक अतीक का जूता पूजने लगा। तो वहीं बिहार में भी अतीक ने कई कांड कर दिए, लेकिन एक कांड जो अतीक ने किया उसने इस बाहुबली के गुर्दे छील कर रख दिए। दरअसल राजनीति का चस्का अतीक को चढ़ गया था। 2002 में अपना दल से विधायकी लड़ी, जीत गए, लेकिन मन बड़ा चंचल था तो माना नहीं। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो अतीक समाजवादी हो गए। नेताजी का आशीर्वाद मिला तो 2004 में फूलपुर से संसदीय लड़ी और जीत गए। विधायकी छोड़नी पड़ी तो अपने छोटे भाई अशरफ को सपा की टिकट पर विधायकी लड़वा दी। उधर राजू पाल बसपा की टिकट पर ताल ठोक रहा था। अतीक को लगा भाई का रास्ता साफ है, लेकिन राजू पाल ने अशरफ का सुपड़ा ही साफ कर दिया। राजू पाल विधायक बना तो अतीक अहमद की नींव हिल गई और फिर हुआ एक बड़ा कांड। तारीख 25 जनवरी साल 2005 विधायक राजू पाल की गाड़ी जा रही थी। तभी फिल्मी स्टाइल में राजू पाल की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। तब बताया गया था कि रास्ते से गुजरने वाले जिसने देखा उसके गुर्दे छिल गए थे।
दहशत में भागम भाग शुरू हो गई। कई गाड़ियों की टक्कर हो गई तो कई गाड़ियां डिवाइडर से टकरा गईं। इसी बीच विधायक राजू पाल के समर्थक विधायक को टेम्पो में डालकर अस्पताल ले जाने लगे। हमलावरों को लगा राजू पाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा करते रहे और दे दनादन फायर झोंकते रहे। राजू पाल को 19 गोलियां लगी थी और विधायक जी दिवंगत हो गए। आरोप लगा अतीक और उसके भाई पर। 2005 में फिर से चुनाव हुए, तो इस बार अशरफ के खिलाफ राजू पाल की बेवा पूजा पाल चुनाव लड़ी, लेकिन अतीक के भाई अशरफ ने बाजी मार ली और फिर पूरी तरीके से अतीक का दबदबा कायम हो गया। साल 2007 प्रयागराज ये वो साल था जो अतीक के बुरे दिन लेकर आया। दरअसल अपने उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, सत्ता से नेताजी गए और बहन जी आईं। फिर अतीक के खिलाफ कार्रवाई का डंडा चलाया। राजू पाल की हत्या का बदला नहीं ले रही थी, बहन जी की अपनी खुन्नस थी। अतीक अहमद के कांड बड़े बड़े हैं। दरअसल 1995 में जब लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती पर हमला हुआ था, तो वहां पर अतीक भी था और सपा का झंडा उठाकर अफलातून बन रहा था। बस तभी से बहन जी की नजर में चढ़ गया था, मायावती पर मौका था तो दे दी धोबी पछाड़। तो वही तब तक राजू पाल की पत्नी भी अशरफ को हराकर विधायक बन चुकी थी, तो पति की हत्या का ऐसा प्रतिशोध लिया कि चकिया छोड़ो। अतीक का इलाहाबाद आना मुश्किल कर दिया। कुर्की संपत्ति पर कब्जा, गुर्गों की गिरफ्तारी और अतीक की तलाश में दबिश दे दबिश। सांसद अतीक पर 20,000 का इनाम भी रख दिया। तब अतीक अहमद दिल्ली के प्रीतमपुरा के फ्लैट से पकड़ा गया। तभी से सरकारी मेहमान है, कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी साबरमती जेल, लेकिन अतीक का रुतबा और दहशत आज भी बनी हुई है। 2018 में जब अतीक देवरिया जेल में बंद था, तब भी जोरों पर रंगदारी का काम चल रहा था। एक कारोबारी की प्रॉपर्टी पर नजर पड़ी तो उसे डराने धमकाने के लिए बाकायदा देवरिया जेल के भीतर लाया गया, जमकर उसकी कुटाई की और प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत करवा लिए। मामला उछला तो अतीक को कोर्ट के आदेश पर गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लगा था कि बाबा के राज में अतीक अपनी हद में रहेगा, लेकिन वो ठहरा छटा हुआ बदमाश कहां काबू में आता, तो राजूपाल हत्याकांड के गवाह को बीच सड़क मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या का आदेश साबरमती की जेल से अतीक अहमद ने ही दिया था। अतीक के परिवार का बड़ा इनामिया बना उसका बेटा असद। अतीक अहमद से जुड़े कई किस्से हैं, एक गुंडे, एक माफिया, एक बाहुबली के तौर पर जितने उसके चर्चे हैं, तो वही कुछ लोग उसे रॉबिनहुड भी मानते हैं। एक वक्त था जब अतीक का सिक्का इलाहाबाद में चलता था, तो वो बाकायदा दरबार लगाता था और जो फैसला अतीक ने अपने दरबार से सुना दिया, उसको कोई भी चुनौती नहीं देता था। तो ये तो थी कहानी अतीक अहमद की, जो नेता है, जो माफिया है, जो बाहुबली है। लेकिन इस कहानी में ही कई और कहानियां जुड़ गई है, जैसे अतीक के परिवार के बड़ा इनामिया बन चुके असद की कहानी। उमेश पाल हत्याकांड अब केवल प्रयाग जिले की वारदात नहीं है, बल्कि ये घटना यूपी पुलिस के लिए नाक और उसकी साख पर सवाल बन गई है। खुद सीएम योगी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसटीएफ की 22 टीम और 150 पुलिसकर्मी दिन रात ताबड़तोड़ दबिश दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात, ऐसी हर जगह पुलिस टीम छानबीन कर रही है जहां शूटर्स की मौजूदगी हो सकती है। नेपाल में असद की मौजूदगी की जानकारी के बाद मामला इंटरनेशनल हो गया है। अब तक उमेश पाल हत्याकांड में क्या कार्यवाही हुई? अब तक कार्यवाही के नाम पर एसटीएफ ने अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर सहित सदाकत की गिरफ्तारी और कुछ एक लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन असद, गुलाम गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर महफूज है। लेकिन इन अपराधियों की ये गिरफ्त अब ज्यादा समय की नहीं है, क्योंकि एसटीएफ के हाथ अब असद के गले तक पहुंचने वाले हैं। एसटीएफ को असद के नेपाल कनेक्शन की अहम कड़ी मिल गई है, तो राजस्थान और गुजरात में उमेश पाल हत्याकांड के बाकी शूटर्स की तलाश की जा रही है। प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के जरिए काली कमाई से बनाए ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। गुलाम के बाद अब गुड्डू मुस्लिम की बारी है। इसके अलावा अतीक के खुल्लाबाद के दफ्तर पर छापेमारी कर उसकी काली कमाई सहित हथियारों की खेप कब्जे में ले गई है।
योगी ने अतीक की सल्तनत की तबाह तो नेपाल को बना लिया ठिकाना। योगी सरकार में अतीक अहमद की सल्तनत पर जोरदार प्रहार किया गया। काले कारनामों से इकट्ठा की गई 900 करोड़ से ज्यादा मालियत की संपत्ति को सीज कर दिया गया। कई जगह अतीक के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया। लेकिन अतीक ठहरा शातिर अपराधी, उसकी करतूतें रुकने वाली कहाँ थी। यूपी में उसके खौफ का खात्मा कर योगी की पुलिस ने उसे दहशत में तो ला दिया, लेकिन अतीक ने अपने कारोबार को बाहरी राज्यों में शिफ्ट कर दिया। एसटीएफ की पड़ताल में अतीक एंड कंपनी के कई राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। अतीक ने नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के कई जिलों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है और नेपाल में अपने नाते रिश्तेदारों का कारोबार स्थापित करने में मदद की है। अतीक अहमद ने अपनी बहन के देवर को नेपाल में हॉस्पिटल बनवाने के लिए पैसा दिया। अपने नजदीकी कयूम को नेपाल में पेट्रोल पंप सहित कई कारोबार खोलने में मदद की। इसके अलावा अतीक के कई गुर्गे नेपाल में सेटल है। अतीक ने छोटे छोटे कारोबार से उन्हें जोड़कर आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाया है। अतीक ने यूपी में सिकुड़ते जा रहे अपने आर्थिक साम्राज्य की भरपाई करने के लिए सोच समझकर रणनीति बनाकर नेपाल में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है, ताकि यहां से खुद की आर्थिक सेहत मजबूत की जा सके, साथ ही वक्त पड़ने पर नेपाल उसके गुर्गों का महफूज ठिकाना बन सके। अतीक और अशरफ ने मिलकर बनाई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश। उमेश पाल हत्याकांड में पहले स्टेप में साबरमती जेल में अतीक और बरेली जेल में अशरफ ने मिलकर हत्याकांड की योजना बनाई। दूसरे स्टेप में अतीक के खास सिपहसालार गुलाम ने सदाकत के जरिए मुस्लिम हॉस्टल में बैठक कर इस योजना को अमली जामा पहनाने का पूरा इंतजाम किया। तीसरे स्टेप में घटना को अंजाम दिया गया। चौथे स्टेप में सभी आरोपी प्रयागराज में ही 4 घंटे अपने एक नजदीकी प्रधान के घर रुके, क्योंकि अगर तुरंत प्रयाग से निकलते तो पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की हुई थी, उसमें पकड़े जाने का रिस्क था। इसलिए पहले प्रयाग में ही रुकने और उसके बाद सभी आरोपियों के अलग अलग ठिकानों पर निकलने की तैयारी की गई। 5वें स्टेप में सब अपने अपने ठिकानों पर रवाना हुए। इसी योजना के तहत अतीक का बेटा असद प्रतापगढ़ सुल्तानपुर होते हुए बस्ती और फिर सिद्धार्थनगर पहुंचा। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि कुछ टोल प्लाजा पर सिल्वर फिल्म की संदिग्ध गाड़ी बॉर्डर इलाके की तरफ गई है। असद किसी भी सविलास में नहीं आना चाहता था, सो उसने नेपाल में सीसीटीवी से लैस बॉर्डर को क्रॉस करने के बजाय गाड़ी छोड़कर पैदल ही ओपन बॉर्डर पार किया। नेपाल में पहले से कयूम गाड़ी मौजूद था। कयूम के साथ असद कपिलवस्तु आया और यहाँ अतीक ने अपने नेपाल में सेटल रिश्तेदार जो कि हॉस्पिटल चलाता है, उसे असद को नेपाल में सुरक्षित पनाह देने का जिम्मा सौंपा था। इसी डॉक्टर की गाड़ियों का इस्तेमाल असद अपने आने जाने के लिए कर रहा है। इस डॉक्टर की नेपाल प्रशासन में भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। सूत्रों की माने यूपी एसटीएफ को कयूम से पूछताछ में जानकारी मिली है कि असद लुम्बिनी के आसपास इलाकों में हो सकता है। महजिदिया में उसके होने की संभावनाएं है। असद के साथ शूटर अरमान भी हो सकता है, इसलिए यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल में डेरा डाले हुए है। असद तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है। अतीक ने सोच समझकर असद के सेफ पैसेज से अपने गुर्गों अपने नेटवर्क को एकदम दूर रखा। अतीक ने असद के मामले में केवल अपने रिश्तेदारों पर ही भरोसा करते हुए उसे नेपाल भेजा है। अतीक का खास सिपहसालार गुलाम भी यूपी छोड़ चुका है। गुलाम न केवल हत्याकांड में एक शूटर की भूमिका में था, बल्कि इस योजना का अहम साझीदार है। बमबाज गुड्डू मुस्लिम के नेटवर्क के आगे तो इनमें से कोई नहीं है। अतीक छोड़िए, मुख्तार और धनंजय से लेकर कई राज्यों के बड़े अपराधियों से गुड्डू का मेलजोल है। गुड्डू की बम बनाने की काबिलियत से उसका खुद का नेटवर्क मजबूत है। केवल धुएं वाला बम, केवल आवाज वाला बम, या ऐसा बम जो जानलेवा हो, या फिर ऐसा बम जो जख्म तक भी सीमित रहे, जान का जोखिम न रहे। अलग अलग तरह के इस तरह के बम बनाने में गुड्डू माहिर है। गुड्डू बस के जरिए पहले पश्चिमी यूपी पहुंचा, फिर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में कन्ही पनाह लिए हुए है। तीसरे शूटर अरमान के असद के साथ होने की संभावना है। अतीक के भरोसेमंद और पुराने ड्राइवर साबिर ने भी घटना के बाद अलग राह पकड़ी और पश्चिमी यूपी और गुजरात में उसकी तलाश की जा रही है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर ले।